हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और नई क्लास लेके आया हूं। वो है मौलिक अधिकार की अगली क्लास है, जिसमें मैं बाकी के जो भी आपको अधिकार मिले हैं उन सारे अधिकारों का आज हम समापन करेंगे और उनको ब्रीफली अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों, भाग 3 के अंदर बाकी सारे जो भी आपको अधिकार मिले हैं, हम आपको अधिकार भी समझ रहे हैं आप धीरे धीरे। और एक बात याद रखना, आर्टिकल भी आप धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ये दो चीजें आपकी पैरेलल चल रही हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, जब एक्चुअलिटी में हुआ क्या था, जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनते वक्त लोगों को, जो संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा गया कि संविधान जब बन के तैयार हो तो ऐसा ना हो कि लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे। तो इस शोषण को रोकने के लिए उन्होंने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा और उसमें कुछ कुछ बातों को डाला गया। देखो, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 एक्चुअलिटी में आपके कंप्लीटली शोषण को रोकता है। मतलब आपका जो हैरेसमेंट होता है ना, उसके अगेंस्ट में ये वर्क करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका कोई शोषण नहीं करे? मतलब इस बात का ये है कि आर्टिकल 23 ये कहता है कि बलात्, श्रम और बेगारी, इस पर रोक लगा दी गई। बलात् श्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी कोई छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे मान लो कोई मजदूर आया अपने यहाँ कोई काम करने के लिए और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी आ गया, हमने उसको तो वर्क दिया मजदूर को, लेकिन हमने कह दी सुनो ये तुम्हारा बच्चा भी आया ना, एक काम करो इससे भी तुम जो एक काम करो इससे भी ये काम कराओ। वो कह रहा भाई मैं नहीं करूंगा, मैं तो पापा के साथ केवल घूमने आया हूं। नहीं नहीं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो आप ये काम नहीं करा सकते, आप जोर जबरदस्ती से बच्चों से काम नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब ये है कि आपने किसी से महीना भर काम कराया, उसने जैसे ही आपसे कहा कि सर जी मुझे मेरी सैलरी दे दो, और आपने कही बेटा अब निकल लो यहां से, कोई पैसा वैसा नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बेगारी हो गई ना, आपने पूरा काम करा लिया और पगार कुछ दी नहीं उसको। तो क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही आपने उसको ये बोला कि बेटा यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं है, आप तो यहां से निकल ले, इसका मतलब क्या है? फिर वो क्या करेगा? फिर वो सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देगा कि साहब मेरे आर्टिकल 23 का पूरे तरीके से आनंद, मैंने काम किया महीने भर, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो चुका है पूरे तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 यार ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का ध्यान रखा गया है। पहले जमाने में पता क्या होता था, जब संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या होता था कि जितने भी प्रोडक्शन प्लांट हुआ करते थे, जितनी प्रोडक्शन फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वहां खतरनाक कामों में बच्चों को भी लगा दिया जाता था। मतलब कि इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था कि बच्चे उस चीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उस प्लांट में प्रोडक्शन की प्रॉपर प्रोसेस को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जहां भी प्रोडक्शन है, जो बच्चा प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, भले ही उसकी उम्र हो या ना हो, उसको वहां यूज कर लेते थे। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया आर्टिकल 24 में कि भैया 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको खतरनाक प्रोडक्शन प्लांट में नहीं लगा सकते या खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब इस बात का यह है कि जैसे कि खतरनाक प्लांट अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोल माइनिंग होती है, जब हम कोयले को निकालते हैं तो वहां ब्लास्टिंग की जाती है। तो ब्लास्टिंग कितनी खतरनाक जगह है ना, समझ रहे हैं आप? और भी कई ऐसी जगह है, जैसे जब हम लोहे से सरिया जब बनाया जाता है, स्टील का जब सरिया बनाया जाता है तो एकदम रेड कलर का निकलता है, तो वहां भी बच्चों को नहीं लगा सकते। वो भी खतरनाक जगह है कि अगर गलती से वो सरिये से तुमने हाथ रख दिया तो हाथ पूरे तरीके से जल जाएगा। तो ये सारे जितने भी खतरनाक प्रोडक्शन प्लांट है, या केमिकल फैक्ट्री भी हो सकती है भैया। केमिकल फैक्ट्री तो इतनी खतरनाक फैक्ट्री, मान लो यूरिया की फैक्ट्री है, वहां बच्चों को नहीं लगा सकते भैया। 14 उनको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीजों पर रोक किसके तहत लग गई? आर्टिकल 24 के तहत। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? उन बच्चों के अधिकार का संरक्षण हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, हमारे देश में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये सारे लोग आपस में मिलके कैसे रहेंगे? तो इन लोगों में आपसी कोई विवाद ना बने, ये लोग आगे भी अच्छे से रहे और मिलजुल कर रहे, कल्चर आपस में मिलजुल के रहे, सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहे। तो इस चीज को संरक्षित करने के लिए हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेके आए। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम इनके सारे के सारे आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब ये होता है आप अपने मन में या आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ भी रख सकते हैं धर्म के आधार पर। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता आपकी कुछ भी हो सकती है। संविधान आपको यह अधिकार देता है आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप बौद्ध धर्म फॉलो करें, चाहे आप इस्लाम धर्म फॉलो करें, चाहे आप ईसाई धर्म फॉलो करें। मतलब
चाहे आप हिंदू धर्म फॉलो करें, मतलब आप किसी भी धर्म को, अपने अंतःकरण स्वतंत्रता है आपको, ठीक है ना। ये आर्टिकल 25 के तहत है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन देश और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आप जब नवदुर्गे आती हैं तो भेंटें गाई जाती हैं, भेंटें गाई जाती हैं, या जगराते किए जाते हैं, तो ये सारे के सारे डेग बजाया जाता है, गणेश जी बिठाले जाते हैं। ये क्या है? एक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है ना। ये किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 26 के तहत है। आपको सामूहिक रूप से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यज्ञ करने की स्वतंत्रता, हवन करने की स्वतंत्रता, कथा कराने की स्वतंत्रता, क्या ये बात समझ में आई? और अदर धर्म में भी जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन सभी की स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के तहत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 देखो कितना अच्छा है कि मंदिर के आगे क्या होती है? दान पेटी। जब मंदिर धीरे धीरे बड़ा होता है, देखो दान पेटी पे इतना ध्यान नहीं देते लोग, दान पेटी पे केवल, दान पेटी कैसी होती है? छोटी होती है। तो दान पेटी जब बड़ी कब होती है? जब दान पेटी बड़ी होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है ट्रस्ट में कन्वर्ट। भाई पहले दान पेटी में, जब मंदिर में कम लोग आते हैं तो दान पेटी में पैसा आ जाता है। जब मंदिर में ज्यादा लोग आने लगते हैं, है ना, या किसी भी जगह, मतलब मैं पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म में जब उसको फॉलो करने वाले लोग बढ़ते हैं या फॉलोअर्स उसको बढ़ते हैं, तो डोनेशन जो बॉक्स होता है, जब वो किस में कन्वर्ट होता है? ट्रस्ट में जब कन्वर्ट होगा तो गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, उस पैसे पर गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये किस आधार पे है? ये आर्टिकल 27 के आधार पे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 ये कहता है कि भैया कोई भी सरकारी संस्था है जो सरकारी पैसे से चल रही है, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला कि सरकारी संस्था में कोई भी, किसी भी प्रकार की, किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आर्टिकल 28 के तहत है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगली स्वतंत्रता की, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भैया ये दो अधिकार मिले हुए हैं 29 और 30, ये आपको मिले माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को क्या मिला है? पहला आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में उनके हितों का संरक्षण है और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण है। ये दोनों में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है। इस माइनर से डिफरेंस को क्लियर कर लो। जैसे किसी भी अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी वेशभूषा, अपने पहनावे या अपनी संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी संस्था में पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, किसी भी संस्था में एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा, है ना, कि इस आधार पर कह रही है तो इस संस्कृति का है, इसका पहनावा ऐसा है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में? उसको रोक नहीं सकते। अगर आप रोकते हैं तो उसके 29 का उल्लंघन माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, और वो 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट निकल लेगा या 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट निकल लेगा। साहब मेरे साथ तो बहुत दिक्कत हो गई। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आर्टिकल 30 की बात करता हूं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि यार उस बंदे को मान लो नहीं रोका, किसी भी संस्था में एडमिशन लेने से नहीं रोका, लेकिन है तो वो अल्पसंख्यक। भाई 100 लोग अलग कैडर के और वो एक अलग कैडर का, तो उसे खुद में ही ऐसा लगेगा कि यार मैं कहां आ गया, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब पढ़ने में, या मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए फिर सरकार ने, मतलब संविधान ने उसको आर्टिकल 30 में यह कहा गया कि भैया ऐसा करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हारे जैसे कई और लोग होंगे, आप सब लोग मिलकर अपनी एक संस्था खोल लो, ठीक है, और वहां अपने आराम से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका पैसा कौन देगा? उसका पैसा सरकार देगी आपको। वो किसका उपयोग करेंगे? आर्टिकल 30 का। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत डिटेल में नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको बहुत डिटेल ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन जितना ज्ञान दे रहा हूं सीधा पेपर में छपेगा। आपको पेपर निकालने से मतलब है, ज्ञान लेने से मतलब नहीं है, इस बात को समझ लेना। क्योंकि जीएस को कैसे कंप्रेस करके पढ़ते हैं ये आपको क्लियर है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, क्या ये आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों? कितना आसानी से समझाया मैंने। 29 और 30 में एक ही डिफरेंस है भाई, ना तो उसको वहां जाके पढ़ने से रोका जाएगा, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, उसकी संस्कृति, उसके पहनावे, उसकी वेशभूषा के आधार पर। अगर वो खुद जाता है और उसको खुद में ही अपने आप में ऑकवर्ड फील होता है, उसे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे,
मेरे जैसे लोग नहीं है, तो वो सारे लोग अपने जैसे इकट्ठे करके अपनी एक सेपरेट संस्था खोल सकता है और उन संस्था के लिए पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बार बार आर्टिकल 32 पे जाके रुक जा रहा हूं, इसको अब अपन क्लियर करते हैं। जब आप आर्टिकल 32 पे जाते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भैया? सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी कर देता है। इन पांचों रिटों में से सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता है, इसमें से सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिट नहीं है? जब आपको पांचों रिटें याद होंगी तब जाके आप बताएंगे ना, है ना? तो इसमें पहली बात तो ये आपको पांचों रिटें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इस पर क्वेश्चन कहां बनता है कि इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी अधिकारी है, देखो सबसे पहले हम ऐसे नहीं समझ सकते बंदी प्रत्यक्षीकरण को। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे मान लो कि मैंने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद उसका संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? उसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किस तरीके से? सशरीर। ऐसा नहीं हो कि उसको सशरीर प्रस्तुति नहीं किया गया हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपको आगे बात करता हूं परमादेश। परमादेश ये होता है कि जब कोई अधिकारी अपने पद पे रह के काम नहीं करता, जब कोई अधिकारी अपने पद पे रह के टोटल काम करना बंद कर देता है, वो अपने अधिकार का उपयोग ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है वो अपने डिपार्टमेंट का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि भैया हम आपको आदेश देते हैं, आप ढंग से काम करिए। समझ में आई? ऐसा नहीं चल पाएगा। क्या परमादेश का मतलब समझ में आया? अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी सरकारी अधिकारी क्या करे? वो अपने अधिकार से हटके किसी दूसरे अधिकार पे ही काम करने लगे। भैया छोटी पोस्ट का आदमी है, बड़ी पोस्ट का अपने डिसीजन लेने लगे। भैया मान लो कि कोई बहुत ही लेवल 3 का, मान लो लेवल 3 की जॉब है, अब लेवल 3 का जो वर्क मतलब जो भी पर्सन है वो लेवल 1 पे जाके डिसीजन लेने लगे, तो ये तो गलत हो गई ना, उसके अधिकार से बाहर हो गई। वो अपने अधिकार में रह के काम करे, अपने दिए हुए अधिकारों पे ही के आधार पे ही काम करे, तो इसको रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट रोकता है अधिकार परीक्षा। मतलब क्यों? इसी आधार पर जो आपको अधिकार दिया गया है, जितने आपको पावर्स मिली है, केवल आप उतनी ही पावर्स का यूज करिए। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसमें भी बहुत ही माइनर डिफरेंस है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक्चुअलिटी में होता क्या है? जो अपर कोर्ट होता है ना, वो हमेशा लोअर कोर्ट पे लगाता है ना? मतलब जो उच्च न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के पे ये रोक लगाने का काम करते हैं। जैसे मान लो कि जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय होता है ना, वो अपने अधिकार से ऊपर जाके फैसले सुनाने लगता है, तो क्या करता है? जो उसके ऊपर का जो न्यायालय होता है वो न्यायालय उसको रोकता है कि भैया थोड़ा सा अपनी पावर में ही आपको काम करना है, आप अपने अधिकार से ऊपर जाके वर्क और अपने फैसले नहीं सुना सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी एक और न्यायालय बैठा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? वो अधिकार से ऊपर भी फैसले सुना देते हैं, अधिकार से नीचे जाके भी फैसले सुना सकते हैं। मतलब जहां पे जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेरिएशन होते हैं, तब भी उसका फाइनल डिसीजन सुनाने से पहले उसका जो अपर न्यायालय होता है, ऊपर वाला जो न्यायालय होता है, वो उसको वहीं रोक देता है। कुल मिलाकर हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भैया अपर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को दो तरीके से रोकता है, या तो वो अपने अधिकार से ऊपर या नीचे जाके फैसले सुनाने लगे, या अपने अधिकार से ऊपर जाके फैसले सुनाने लगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझाई, बहुत डिटेल में समझाई। क्लियर है? अब आप लोगों को इसी क्लास को बार बार देखना है, ऐसे ही मैप वाले नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और सीधे सीधे आपको पेपर में क्रैक कर लेना है। यकीन मानना आपकी पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब आपको काम की चीजें तो सारी ही पता है। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।